प्रोग्राम खास मुलाकात लेकर मैं रहीम अहमद खान एक बार फिर हाजिर हूं। स्वागत आप सभी का। आज दरअसल जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं वो देश के हर नागरिक के वजूद से जुड़ा है, आपकी नागरिकता से जुड़ा है। यानी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश के कई राज्यों में एसआईआर हो चुका है, कुछ राज्यों में जारी है, लेकिन अब तक लोग कंफ्यूज इस बात से है ये वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के लिए हो रहा है या फिर हमारी सिटीजनशिप चेक की जा रही है, क्योंकि पासपोर्ट को भी नागरिकता का दस्तावेज एसआईआर में नहीं माना गया। कुल मिलाकर मैं कहूं कि इस देश में हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं जिससे हम अपनी नागरिकता साबित कर सके, लेकिन एसआईआर में 11 दस्तावेज लाने जरूरी है। ऐसे में लोगों के मन में चुनाव आयोग को लेकर भी शक है। एसआईआर क्यों, किस मंशा से, किसके आदेश पर हो रहा है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता। एक सवाल जो सबसे बड़ा है लेकिन जवाब हमेशा की तरह अब भी गायब। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रक्रिया से सेलेक्ट किया जा रहा है? यानी ज्ञानेश कुमार जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको चुनाव आयोग किसने सौंपा? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 लोग मिलकर चुनते हैं चुनाव आयुक्त को। अब इस मामले को आप समझना। अब इन तीनों में से जो 2 वोट हासिल कर लेगा उनका मुख्य चुनाव आयुक्त बनना तय है। ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन की वैल्यू वहां पर नहीं रहती। लेकिन पहले क्या होता था? पहले होता था कि सीजेआई भी इस पैनल का हिस्सा होते थे, यानी एक प्रधानमंत्री, एक एलओपी और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। यहां पर नजर आता था बैलेंस। लेकिन जैसे ही बैलेंस गायब हुआ, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, उसके बाद वोटर एडिशन डिलीशन के किस्से देश में गूंजे, ईवीएम की बैटरियों की कहानियां बन गई, पार्टियों के सिंबल तक छीन लिए गए, भरे हुए पर्चे खारिज हो गए और हजारों एफिडेविट चुनाव आयोग को सौंपे गए। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम सवाल जो मैंने आपके सामने पेश किए जस के तस बने हैं। ऐसे में समस्या की मूल जड़ है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया पिटिशनर जया ठाकुर ने और उनके काउंसलर है सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही काबिल एडवोकेट में से एक वरुण ठाकुर, जो मेरे साथ आज की इस चर्चा का हिस्सा है। वरुण से हम समझेंगे कि कहां गायब हुई ट्रांसपेरेंसी और आपकी जो फाइट चल रही है वरुण, वो दरअसल कहां तक पहुंची। सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम और शुक्रिया जी। सभी लोगों को नमस्कार। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हम जो डेमोक्रेटिक कंट्री की जो अवधारणा है हमारी, वो बिना इस इंस्टीट्यूशन के कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकती। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था और ये समझा था कि जो भी पार्लियामेंट में आएंगे, और इसीलिए उन्होंने एक प्रक्रिया डेवलप नहीं की थी। आर्टिकल 324 में अपॉइंटमेंट कैसे होगा उसको लेके उन्होंने कंप्लीटली साइलेंट कर दिया था। उसके लिए कहा था कि पार्लियामेंट एक इसको लेके प्रक्रिया एस्टेब्लिश कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के इतने बाद भी इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेके किसी भी तरीके का कानून नहीं था। हम लोगों ने पिटीशन फाइल की, डॉक्टर जय ठाकुर इज द पिटिशनर, और इसमें काफ़ी सारे कमीशंस अपॉइंट हुए जिसमें अडवाणी जी भी एक कमीशन को चेयर कर रहे थे, और उन कमीशंस की रिकमेंडेशंस थी जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उनमें सभी लोगों को, ऐसा नहीं कि बीजेपी साइड से, कांग्रेस साइड से, सभी लोगों का ये मानना था कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। इसी अवधारणा के तहत वर्ष 2023 में इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक जजमेंट दिया और एक प्रक्रिया एस्टेब्लिश की कि इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री मिलके ही इनके अपॉइंटमेंट करेंगे। मगर इस प्रक्रिया, ये जजमेंट आने के बाद में एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। तुरंत आनन फानन में केंद्र सरकार के द्वारा कानून लाया गया और उन्होंने चीफ जस्टिस को एक्सक्लूड कर दिया और रिप्लेस किया कैबिनेट मिनिस्टर से। तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो प्रक्रिया पहले अपनाई जा रही थी आज भी वही अपनाई जा रही है। पहले क्या था, ईवीएम के लागू होने के बाद में जिस तरीके का माहौल अब है, जिस तरीके के पार्टी के सिंबल डिसाइड करते हैं, जिस तरीके की चीज़ें आज इलेक्शन कमीशन के पास में इतने एब्सोल्यूट पावर हैं और अकाउंटेबिलिटी है नहीं, तो एटलीस्ट लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जो अपॉइंटमेंट हैं ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं, देखें भी। पर जिस तरीके का ये कानून लेके आए दुर्भाग्यजनक है। मैं इसमें और बताना चाहता हूँ, जब ये अपॉइंटमेंट हो रहे थे, जब हमारी जो पहली पिटीशन थी डॉक्टर जय ठाकुर की, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हेयरिंग चल रही थी, हेयरिंग के दौरान ही आनन फानन में जब हम लोगों ने प्रेस किया कि ये अभी अपॉइंटमेंट अभी बाकी है, इसको स्टे कर दिया जाए ताकि अब जब आप इलेक्शन इसमें जजमेंट देंगे उसके बाद अपॉइंटमेंट किया जाए। पर आनन फानन में 2 दिन में ही अपॉइंटमेंट कर दिया गया और ये भी बड़ा हास्यास्पद है। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा आश्चर्य जताया था, पर दे आर नॉट कमेंटेड बिकॉज दे सेज अपॉइंटमेंट इज डन एंड नो वन चैलेंज दैट अपॉइंटमेंट, सो दे आर नॉट टचिंग दैम। बट
जनरल इलेक्शन के पहले गोयल साहब ने रिजाइन कर दिया। गोयल साहब का अपॉइंटमेंट हुआ था, तो हम लोग ने फिर उसमें हम जो ऑलरेडी कानून को चैलेंज किया हो, तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन मूव किया कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है, कोलिजन सिस्टम डेवलप किया है, उसके तहत ही अब इनका अपॉइंटमेंट हो। ये पर बेसिक सवाल है ना, मतलब जब भी प्रवक्ता, जब बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं, जब भी हम उनसे ये सवाल पूछते हैं, एक तो सवाल बड़ा मुश्किल है कि आपने क्यों सीजीआई को बाहर किया, क्यों आपने गृह मंत्री को उसमें शामिल कर लिया। उनके पास जवाब ये है कि देखो कैबिनेट के पास ये पावर है और सरकार हमारी है, तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन क्या संविधान इसकी इजाजत दे रहा है? बिल्कुल नहीं सर, मैं फिर बता दूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है, सबके पावर्स अलग अलग हैं। एग्जीक्यूटिव का काम है जो लेजिस्लेशन है उसको लेटर एंड ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट करे, लेजिस्लेशन का काम है लेजिस्लेट करे, और जुडिशरी का काम है उसको जुडिशियल स्क्रूटनी करे। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि इलेक्शन कमिश्नर के पास में तीनों पावर आ जाते हैं एक टाइम पे। वो एग्जीक्यूट भी करवाता है, लेजिस्लेट भी कर सकता है, और समटाइम जुडिशियल ऑर्डर भी पास करता है, कॉस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। तो जब इतने महत्वपूर्ण तीनों अंग इसके जब समाहित हैं, तो उसका अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेसी की बेसिक वो ये बेस ही है। अगर इलेक्शन कमिश्नर हमारा अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होगा, तो उस पर उंगलियां उठेंगी जैसे कि उठ रही हैं। इस जो अभी अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके अपॉइंटमेंट ऑलरेडी चैलेंज है, इसकी बेरिंग है 29 जुलाई को। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है उस तरीके का एसआई का यार की जो बात आ रही है, पूरे देश में इस तरीके का माहौल बन रहा है, चीज़ें हो रही हैं, जबकि वो खुद ही स्क्रूटनी में है। उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है, हम लोगों ने ऑलरेडी फाइल किया था, उसकी हेयरिंग होनी थी, पर प्रीपोन करके डेट उनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया था। इसी कारण से वो चैलेंज है। हमने कहा था ये कानूनी क्वेश्चन में है, तब तक ये क्वेश्चन में, जब तक ये कानून है, तो जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप की थी उसी के तहत इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए था। पर अनफॉर्चुनेटली ना पार्लियामेंट्री लॉ इन्होंने इंप्लीमेंट किया, ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो व्यवस्था थी उसको फॉलो किया, और इनका अपॉइंटमेंट कर दिया। और इनका अपॉइंटमेंट आज भी इनका सब्जेक्ट टू द रिट पिटीशन है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, दर्शकों को मैं बता रहा हूं जाहिर तौर पर, जो 11 दस्तावेज मांग रहे हैं कि आप साबित करो इस देश के आप नागरिक हो, उनका उस पद पर, ओहदे पर बना रहना, यह भी दरअसल कोर्ट में अभी चैलेंजिंग है। बहुत जल्दी इस पर जो है कार्रवाई आगे भी बढ़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर मैं किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन दरअसल एसआईआर हुआ पश्चिम बंगाल में, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नाम आए, 35 लाख से ज्यादा, 27 लाख उसमें से वोट नहीं दे पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मास पीपल का नाम हम नहीं कटने देंगे, उसके बावजूद वो चीजें एसआईआर में हुई थी। क्या सोच रखते हो उस पर आप? देखो, मैं फिर बता दूं, इश्यूज वाइज वहाँ जो पिटीशन गई थी, पर्टिकुलर एक इश्यू को ली गई थी कि जो स्क्रूटनी हो रही है उसको लेके हम जो बात कर रहे हैं, एक प्रोस्पेक्टिव, लार्ज प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं। हम जिस इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से वो जो एलिजिबल व्यक्ति है अगर वो अपॉइंट होगा तो किस तरीके से हुए। यू आर राइट, ये कनेक्टेड है, दोनों चीज़ें कोई अलग नहीं है। मगर फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए कि जो एक, जब इलेक्शन कमिश्नर अभी वर्क कर ही रहा है, इलेक्शन कमीशन अपने काम कर रहा है, इलेक्शन भी करवा रहा है, तो वो अभी काम कर रहा है, तो अभी उन्होंने डिस्टर्ब करना नहीं उन्होंने उचित समझा। मगर जो हेयरिंग है, अगर ये पाया जाता है कि अपॉइंटमेंट इनके इलीगल है, तो डेफिनेटली जो इनकी काम है, जो स्क्रूटनी है, वो होनी चाहिए। नहीं, दो चीजें है ना, एक तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नागरिकता चेक करना ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप नागरिकता साबित करो क्योंकि आपका पासपोर्ट हम नहीं मानेंगे, आपका आधार कार्ड हम नहीं मानेंगे। ये 11 दस्तावेज जो हम चाह रहे हैं 2002, उससे पहले ये लेकर के आओ। सर मैं फिर बता दूं आपको, नागरिकता चेक करना बिल्कुल उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मगर कौन वोटर होगा कौन नहीं होगा ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इस पावर का वो मिसयूज कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली वो ये चेक कर रहे हैं कि हु इज दैट सिटीजन एंड ऑल दैट, और उसके लेके कोई अभी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। और प्रोसीजर ना ही है, और एसआईआर होती रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है। मगर जिस तरीके से हर चीज का दुरुपयोग भी होता है, उपयोग भी है, समय समय पे जहाँ पे भी कहीं पे भी डबल नाम है या इस टाइप की चीजें हैं वो हटाई जाती रही हैं। इसको लेके हमने भी एक पिटीशन फाइल की थी। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा जो पॉलिटिशियन होते हैं वो इस तरीके का मिसयूज करते हैं कि जब भी इलेक्शन के टाइम पे अपने जो नियर एंड डियर हैं उनके वोट इसमें जुड़वाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसके बाद में फिर वो बाकायदा जब इलेक्शन हो जाता है, जैसे सपोज विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा है, तो विधानसभा का इलेक्शन हो जाने के बाद में वो अपनी अपनी विधानसभा में फिर नाम रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो ये इसमें प्रॉब्लम है,
इसको लेके हम लोगों ने पिटीशन फाइल की थी और ये मांग भी रखी थी कि इसको आधार से कनेक्ट किया जाए ताकि लोगों को डुप्लीकेसी भी बंद हो जाए और ये सारी चीज़ें जो मिसयूज हो रहा है उसको भी कम किया जाए। इसमें इलेक्शन कमीशन ने उस टाइम पे रावत साहब थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया था जब वो अनाउंस कर रहे थे इलेक्शन, जब शायद मध्य प्रदेश का इलेक्शन अनाउंस कर रहे थे जनरल इलेक्शन 18 में, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि वन ऑफ द पिटीशन इज पेंडिंग, दिस इज नॉट एडवर्सल लिटिगेशन, और इसको हम सपोर्ट कर, उन्होंने सपोर्ट भी किया था। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इज नॉट माई प्रोग्रेटिव, इलेक्शन कमीशन विल बी डिसाइड ये क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन सब बिंदुओं को लेके भी इसको कानून की ज़रूरत है, पर इस पर कंप्लीटली वैक्यूम ऑफ लॉ है, इस कारण से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और हम मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से, सही प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से अपॉइंटमेंट होंगे और जो व्यक्ति जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो वहाँ पे पहुँचेगा तो निश्चित ही जिस तरीके का अविश्वास का माहौल बना हुआ है इसको दूर किया जा सकता है। आपकी जो फाइट है 29 जुलाई को, इस पर कोर्ट शायद कुछ अच्छे आदेश भी या कुछ अच्छे मतलब वाकयात भी कहता हुआ नजर आया, आपकी फाइट कहाँ तक पहुँची है और क्या जब वहाँ पर हियरिंग के दौरान आप उनके सिलेक्शन कमेटी को चैलेंज कर रहे हैं, आप उनकी पोजीशन को चैलेंज कर रहे हैं, क्या फिर ये जो बाकी जो अविश्वास बना हुआ देश में ये भी आप वहां पर चीजों को रखते हैं? नहीं, हमारा सिर्फ लिमिटेड इशू है जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट के आने के बाद में जो सारे पांचों के पांच जजेस ने ये कहा था कि इनका अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट होना ही नहीं चाहिए, दिखना चाहिए। तो इससे बढ़िया मैकेनिज्म मुझे नहीं लगता कि कोई है। लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर है और एक न्यूट्रल बॉडी हो गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमें लगता है कि सबको भरोसा रहता है। तो जो अपॉइंटमेंट होगा तो डेफिनेटली ये 2-1 का खेल नहीं रह जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर है, तो किस कैबिनेट मिनिस्टर की हिम्मत है कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए गए निर्णय के अगेंस्ट जा सके? तो ये इसमें कहीं नहीं दिखता, एकदम एक तरफा माहौल दिखता है, एक तरफ पे ये अपॉइंटमेंट दिखता है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी हद तक, हमारी हियरिंग है, पार्टेड मैटर है, काफ़ी हद तक कन्वेंस है। मुझे लगता है जल्द ही इसको लेके निराकरण होगा। और जो जिस तरीके का माहौल बना है इलेक्शन कमीशन, फिर क्या कैबिनेट का जो फैसला था वो पलट जाएगा? 100% सर, ये अपॉइंटमेंट भी हम लोगों ने चैलेंज कर रखे हैं। अगर ये अपॉइंटमेंट वो कैबिनेट के जो लॉ है अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो दे आर ऑल्सो इन क्वेश्चन और वी आर ऑलरेडी क्वेश्चनिंग दैट अपॉइंटमेंट। और 5 जजेस के बेंच है तो फैसला आएगा मतलब नहीं, अब जो 2023 में था वो 5 जजेस का था, अब 5 जजेस की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लॉ लेट डाउन किया, चाहे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट भी अपने आप में एक लॉ होता है और पार्लियामेंट इज नॉट अपीलेट अथॉरिटी। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट को बदला है ये अपने आप में गलत है। क्या तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट अथॉरिटी बन गई है पार्लियामेंट इस मैटर में, वो हम लोगों ने कहा कि ये इनके पावर में नहीं था पार्लियामेंट के। ठीक है, नहीं जो चीजें ना दिख रही है वो आपने अभी तक बताई भी है। मैं चाह रहा हूं कि आप वो जानकारी हमें थोड़ी सी दो। क्या आपने ज्ञानेश कुमार जी का एक रिश्ता बताने की कोशिश की कोर्ट को? नहीं, हम पहले से ये चीजें सर हम लोग यहाँ पे आई एम गोइंग टू द प्रोसीजरल पार्ट। हमारा ये कहना था जो हमने आईए मूव किया था, सोशल मीडिया पर लोग बात करें, मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा, मैं फिर बता दूंगा आपके लिए। हमारा ये कहना था कि जब पार्लियामेंट्री लॉ ऑलरेडी इन क्वेश्चन, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है उसके तहत अपॉइंटमेंट होना चाहिए। पर दुर्भाग्य से हुआ क्या है, जो पार्लियामेंट्री लॉ में भी जो प्रोसीजर है वो भी उस तरह वो भी फॉलो नहीं हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी वो भी फॉलो नहीं है। इस कारण से दोनों अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया है और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर भी चर्चा होगी और कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। तमाम चीज़ों से ऊपर सही तरीके से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में डिलीवर किस तरीके से कराया कि जो लॉज हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही इस मामले को अगर कन्विंस करा दिया जाए तो वो शायद ज्यादा बेटर होगा, इसलिए आपने यही रास्ता चुना है। बिल्कुल, हम लोग देखो वी आर नॉट प्रेजुडिस, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, पर वी वांट टू करना रूल ऑफ लॉ का शासन रहे। और जिस तरीके से मैं आज देखो जिस तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ है और जिस तरीके से अपोजिशन पार्टियों ने जिस तरीके से रेज कर रहे हैं, ये बड़ा एक क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे लगता है डेमोक्रेसी में जो हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए लड़ी थी कि हमारे पास अधिकार हो, आम जनता इसमें संप्रभु रहे, आम जनता के पास सारे अधिकार हैं। पर आज हो क्या गया दुर्भाग्य से, जो लोग सेवा करने के लिए आते हैं कि हम सेवा करने जा रहे हैं, वो आज पूरे एज ए किंगशिप टाइप का एंजॉय कर रहे हैं, एज ए राजा बन गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य था। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सब बिल्कुल कभी नहीं था। और खासतौर से मैं ईवीएम की बात भी कर दूं, ईवीएम में भी होता क्या है कि जो ईवीएम का भी एक बड़ा इशू है और इलेक्शन कमिश्नर का यहाँ बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ईवीएम बनती हैं आपके पीएसयूज में,
पीएसयूज में बनती हैं और पीएसयू का इंजीनियर के सुपरविजन में ही वो बूथ तक आती है और उसी के सुपरविजन में ही वो वापस जाती है। इस इलेक्शन मैनुअल में स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो इंजीनियर है ही इज नॉट अकाउंटेबल फॉर द इलेक्शन कमिश्नर, ही इज अकाउंटेबल फॉर द पीएसयू। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ऐसे व्यक्ति को इन्वॉल्व कर लिया गया है जो अकाउंटेबल नहीं है इलेक्शन कमीशन के प्रति, तो ये भी दुर्भाग्यजनक है। ये इशू भी एक महत्वपूर्ण इशू है। इसी कारण से ईवीएम को लेके भी डाउट होते हैं और इस तरीके की समय समय पर चर्चाएं ये मैं जो समझ पा रहा हूँ, मतलब ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने ठेके पर काम दे दिया पीएसयू इंजीनियर को कि आप ले जाओ, वहां तक पहुंचा और वापस ले आओ। मैं फिर बता दूं, जो पीएसयूज हैं हमारे, उसमें हमारे ईवीएम बनता है। ईवीएम कोई टच नहीं कर सकता, आपका ना पॉलिटिकल पार्टी का इंजीनियर ना कोई। उसमें जो इंजीनियर इन्वॉल्व होगा जो डे 1 से लेके लास्ट तक, वो पीएसयू का रहेगा। उसका सारा कुछ खोलना वरना सारी चीजें, वो अकाउंटेबल नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए। ये एक बड़ा इशू है। वी आर नॉट डाउटिंग द ईवीएम, पर जब कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है इलेक्शन में, वो अकाउंटेबल होना चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के लिए। हमारी पूरी मशीनरी गवर्नमेंट के लिए काम करती है। जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो वो सारी की सारी मशीनरी किसके लिए अकाउंटेबल हो जाती है? इलेक्शन कमीशन के लिए। मगर इसमें पर्टिकुलर इंजीनियर को लेके ये कंप्लीटली वैक्यूम है। तो इस बारे में भी लोगों को चर्चा करनी चाहिए, इस बारे में भी बातें करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह के वर्डिक्ट दे सकता है? बहुत अच्छे पॉइंट्स दरअसल आप यहाँ पर बता रहे हो। वोटर एडिशन डिलीशन को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत की। लोग ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान ले ले, क्योंकि ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि आप एफिडेविट लाओ तो मैं कार्रवाई करता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं एफिडेविट क्यों दूं, अखिलेश यादव ने इतने एफिडेविट ऑलरेडी दिए हुए हैं, उस पर तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे। वो अलग बहस चल रही जमीन पर, लेकिन लोग चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, इसको लेके प्रॉपर लॉ लेट डाउन करने की जरूरत है। हम लोगों ने पिटीशन ऑलरेडी फाइल किया हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी किया था। बाद में फिर दुर्भाग्य से इलेक्शन कमीशन के पास जाने के लिए कह दिया और इलेक्शन कमीशन ने कोई स्टेप नहीं लिए। देखो, डुप्लीकेसी तो होती है, हमने खुद एग्जामिन किया। डॉक्टर जया ठाकुर इज ऑल्सो ग्राउंड लेवल पर उन्होंने रिसर्च करके वो रिपोर्ट्स हमारे पास लेके आई थी। तो वो सारे इश्यूज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पास रखे थे। तो इस तरीके की चीजें तो थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था, सारी चीजें थी। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। लोग इस चीज का मिसयूज करते हैं। कई बार क्या रहता है, एसआईआर हो रहा है, अगर सही परिप्रेक्ष्य में होता तो इसका स्वागत करने जाए, पर इस चीज को भी अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो मिसयूज किया जा रहा है, तो वो भी गलत है। तो दोनों चीजों का अगर जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक हम लोग वो अचीव नहीं कर सकते जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो हमारी उस टाइम पे आज़ादी के लड़ने वाले लोगों ने सोचा था कि हम आज़ाद देश में एक ऐसी व्यवस्था सम्मिलित कर रहे हैं जिसमें आम आदमी एम्पावर्ड होगा। वो आम आदमी एम्पावर्ड होते हुए दिख नहीं रहा है। आज आम आदमी के राइट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से मैनेज हो रहे हैं, उनके जिस तरीके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। अब है ना, दर्शकों को मैं फिर से मैं बता रहा हूं, वरुण ठाकुर जी जिस बात को चैलेंज कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम की असल जड़, जिसको आप जाहिर तौर पर कह सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी में सीजीआई को क्यों निकाला गया और क्यों फिर कैबिनेट के एक मिनिस्टर शामिल हुए, वहां से ये पूरी प्रॉब्लम शुरू होती है। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी वाले जो मसले हैं ना, वो नीचे आते हैं। सर मैं फिर बता दूं, इंटेंशन ही आपका गलत है। अगर आपको अपने हिसाब से करना है, आपको डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे, आपको सीजीआई पे भरोसा नहीं है, तो किस पे भरोसा करेंगे? नहीं, तो ये सरकार पे करना है कि चुनाव, ये सरकार को भरोसा नहीं है। सरकार ने सीजीआई को रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं थी। जब आपकी मंशा अगर ये होती कि ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट होना ही नहीं चाहिए, दिखना चाहिए, तो इस तरीके की कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी। और आप तो असल में हो क्या गया है, इलेक्शन आज की डेट में एक मैकेनिज्म तैयार कॉर्पोरेट स्टाइल में होने लगा है। ये डेमोक्रेसी की परिधारणा कभी नहीं थी। डेमोक्रेसी में तो ये था कि आप अपने काम करिए, उसके बाद रेफरेंडम लीजिए कि आप अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आज पन्ना प्रमुख, अध पन्ना प्रमुख, कार्यकर्ता और ये ऑफिस, इस तरीके का डिजाइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता ने कभी सोचा ही नहीं था। कभी नहीं ये सोचा था कि इस तरीके की कार्यप्रणाली के तहत वोट सिर्फ जीतने की मशीन बन जाएगा। सिर्फ हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं सिर्फ ये सोचेंगी कि हमें सिर्फ इलेक्शन जीतना है, कैसे भी और किसी भी कीमत पे। ये दुर्भाग्यजनक है, ये विकृत रूप है डेमोक्रेसी का। इसमें जिस तरीके की अवधारणा थी कि कोई भी स्कीम्स लेके जाएंगे, कोई अच्छी वेलफेयर स्कीम लाएंगे, लोगों को पसंद आएंगी तो डेफिनेटली वो फिर से कहेंगे कि इलेक्ट करेंगे, और नहीं आएंगी तो उसे रिजेक्ट कर देंगे, यही अवधारणा थी। आज जिस तरीके से एक
एक मशीनरी तरीके से बना दिया गया, ये दुर्भाग्यजनक है। देखो, डेमोक्रेसी मतलब वोट का जो इस्तेमाल है उसको देखेगा चुनाव आयोग, यानी चुनाव आयोग देश में डेमोक्रेसी को बरकरार रखेगा। लेकिन चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो किस तरीके से उस पोजीशन पर आएंगे, उसके लिए डेमोक्रेसी है ही नहीं, है ना। बेसिकली यही हुआ कि जिसको डेमोक्रेसी बनानी है वो खुद बिना डेमोक्रेसी के। एग्जैक्टली, यू आर यूजिंग वेरी राइट सेंटेंस। जिसके ऊपर जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी मेंटेन करने की, उनका अपॉइंटमेंट ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से होगा, तो कैसे हम लोग अपेक्षा करेंगे कि डेमोक्रेसी को जिस तरीके का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उस तरीके को रख पाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। चुनाव लड़ने के लिए ना बहुत संसद में पिछले दिनों इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर बातचीत हुई थी, वहां पर चुनाव आयोग से ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे। क्या जो चुनाव लड़ने का जो फील्ड है वो लेवल बैटल ग्राउंड में इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें। उसके बाद नजर गई थी सबके सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा क्या इलेक्शन। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर आपने जो बात की है, मैं आपको संयोग से इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात में भी मैं कहना चाहूँगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी डॉक्टर जय ठाकुर पार्टी थी, उन्होंने ही चैलेंज किया था कि स्कीम लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब कर रही है, उसको वो कर रही है। इसी आधार पे इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम को सेटिसाइड किया गया था, और जो क्विट प्रो का जो कॉन्सेप्ट दिया था कि जो आप चंदा देंगे और बदले में कुछ लेंगे, उसको कहीं ना कहीं से चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं थी वो प्रोसेस। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू नो के राइट को समझा और वो सारी की सारी स्कीम्स को सेटिसाइड कर दिया गया। उसके बाद ही तो पता चला मगर कि एक पार्टी के पास 10,000 मतलब करोड़ है और एक पार्टी जो है वो 300 करोड़ पर चुनाव लड़ रही है। मैं फिर बता दूं, खुलासे तब हो पाया था। खुलासे में ये इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा डॉक्टर जय ठाकुर का, कि उन्होंने जिस तरीके से डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है, जहाँ जहाँ भी इस तरीके की प्रोसेस आई है, उन्होंने हमेशा बात सुप्रीम कोर्ट लेके आई है। और वो एक ऐसा एक जो जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, लीडिंग जजमेंट है, और ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये हर आदमी की जरूरत है, खासतौर से मैं जो अपोजिशन पार्टी हैं जो चिल्लाती रहती हैं सड़क पे कि सुमोटो लेंगे, व्हाई दे आर नॉट अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट? वो क्यों नहीं फाइल करते? इनके बड़े बड़े लॉयर हैं, बड़ी बड़ी सारी चीजें हैं। तो जब बात कानून की आती है तो कानून कौन डिसाइड करेगा? ये तो कोर्ट का काम है। तो आप सड़क पे तो कानून डिसाइड करवा नहीं सकते कि ये सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। इस तरीके की बातें करके लोगों को भ्रमित करते हैं। ये खुद नहीं वहाँ पे जाना चाहते हैं, खुद ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। ये बल्कि इनकी जिम्मेदारी है कि वो अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो ये अपोजिट पार्टी की जिम्मेदारी, अपोजिशंस की, कि वो प्रॉपर फोरम पे इसको रेज करे। ये पहले से एज्यूम कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में कुछ होना ही नहीं है, पहले फाइल किया नहीं है कि पहले से एजम्पशन है। ये दुर्भाग्यजनक है। रिसेंटली कांग्रेस ने आरोप भी लगाया था, जो हुआ मध्य प्रदेश में, जो मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म खारिज कर दिया गया, परिमल नथानी वही मामला, झारखंड में उनका फॉर्म सेलेक्ट किया, फिर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इलेक्शन कमीशन के पास जाने का आदेश हुआ और वहां कांग्रेस पार्टी बाहर आई और कहा कि देखो सुप्रीम कोर्ट से भी हमें वो राहत नहीं मिल पाई। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है सर। मैं फिर बता दूंगा आपको, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि सारी की सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको पब्लिक में बताना है। बताना ही नहीं है, उसको पूरे में पब्लिश भी कराओ आप, ताकि लोगों को पता चले कि आपका कैरेक्टर क्या है। उस कैरेक्टर को, क्योंकि कैसे हम डिक्रिमिनलाइज करें पॉलिटिशियन को, कैसे हटाएं, तो ये व्यवस्था दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब वो पर्टिकुलर इनको जो प्रोसीजर है वो फिलअप नहीं किया, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट आ गए 32 में। 32 आर्टिकल 32 स्पेसिफिकली डील करता है फंडामेंटल राइट को। राइट टू कंटेस्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, दिस इज अ बेसिक थिंग। जब आपके पास में, और इलेक्शन प्रोसेस में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, दिस इज ऑल्सो, मैं इलेक्शन कमीशनर के पावर को मैं क्यों कहता हूं कि इनका जो पावर है इम्यून है। वंस दे डिक्लेयर इलेक्शन, देन नो कोर्ट कैन इंटरफियर इन द इलेक्शन प्रोसेस। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। कोर्ट के सारे पावर सीज हो जाते हैं, ओनली इलेक्शन कमीशन विल बी डिसाइड एवरीथिंग। ही इज दैट टाइम ही इज लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस इज द पावर दे आर एंजॉयिंग, और उनके पावर की ट्रांसपेरेंसी, अपॉइंटमेंट की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। अच्छा, जब हम पूरी चर्चा को सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं तो कहते हैं कि देखो अभिषेक मनु सिंघवी
कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, इतने बड़े बड़े एडवोकेट कांग्रेस के पास है, लेकिन कांग्रेस कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाती। ये बीजेपी के प्रवक्ता को कहते हैं। ये लॉ स्टूडेंट को भी बता सकता है कि 32 में हम फंडामेंटल राइट के वायलेशन में जाते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर ने जो वहाँ पे एक्ट किया था, और राइट टू कंटेस्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट में कहा गया है। तो कहाँ बेसिक अगर उनको जाना तो 226 और 227 में सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में जाना था, ये था हाई कोर्ट में। अब दुर्भाग्यजनक है कि आप गलत फोरम पे गलत चीज लेके जाएंगे तो आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलेंगे, और आप ब्लेम फिर किसी को भी करते रहो। इसमें कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी वो नहीं था, आपका कोई भी इस तरीके का स्टेप था, आपको तुरंत हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए था। वो प्रावधान है ऑलरेडी 227 में, आर्टिकल 227 में, वो सुपरवाइजरी जुडिक्शन में इमीडिएटली करेक्ट किए जा सकते थे, मगर आपने गलत जगह पे गलत चीज लेके जाओगे तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। सिंबल्स चुने गए, पार्टियां बहुत ज्यादा टूटी पिछले 3-4 सालों में। ऑपरेशन लोटस कह दो, ऑपरेशन टाइगर कह लो, टीएमसी के साथ क्या हुआ, नेशनल रिजर्व वो जो पार्टी थी त्रिपुरा वाली, 842 वोट उनको मिलते हैं पूरे लोकसभा में। अब उनके पास 20 सांसद है, 5वीं बड़ी पार्टी लोकसभा में। सर ये तमाम चीजें नहीं दिखती है। मैं समझ गया सर। हाँ। यही दुर्भाग्यजनक है। हाँ। आज जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को जो आज बड़ा रोल हो गया है इनके अपॉइंटमेंट, इनके पास में एब्सोल्यूट पावर है, मगर इनका अपॉइंटमेंट जिस तरीके से हुआ है तो एक तरफा इनके सारे डिसीजन दिखते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से अपॉइंटमेंट होता तो डेफिनेटली देयर का नाम से लोग जो डिसाइड ये करते, लोगों को भी कॉन्फिडेंस होता। आज की डेट में सारा का सारा जो हो रहा है, जिस तरीके से पार्टियां टूट रही हैं, सिंबल दिए जा रहे हैं, उनका कोई मैकेनिज्म नहीं है। उनके मन में आता है वो कर देते हैं, वो जो डिसाइड करती है लोग। इसीलिए तो कहते हैं कि ये बीजेपी का सेकंड दफ्तर हो गया है, क्योंकि उसमें जो ही बीजेपी जो चाह रही है, जो रूलिंग पार्टी चाह रही है, वो इलेक्शन कमीशन क्या डिसीजन दे देता है 29 जुलाई को। सर 100% हमें ये विश्वास है कि रूल ऑफ लॉ कायम है, और जब तक रूल ऑफ लॉ कायम है, सुप्रीम कोर्ट पे भी हमें पूरा भरोसा है कि ये जजमेंट आएगा, और जो पार्लियामेंट्री लॉ है जिसने सुपरसीड किया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, वो सेटिसाइड होगा, और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म तैयार होगा, उससे अपॉइंटमेंट होंगे तो डेमोक्रेटिक हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन मिलेगा। और ये मैं फिर बता दूं, ये जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की नहीं है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को हर वो व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि डेमोक्रेसी बरकरार रहे, जहां भी अनडेमोक्रेटिक चीजें होती हैं उसके खिलाफ आवाज उठाए। ये बात हर व्यक्ति के अधिकार की है। आज़ादी की लड़ाई हम 47 में नहीं जीते, हमें हर वक्त लड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आज़ादी को कहीं से भी खतरा हो सकता है। पहले बाहर से होता था, अब अंदर से भी हो सकता है। इसलिए जितने हम सजग रहेंगे, जितने हम जागरूक रहेंगे, हमारे अधिकार भी उतनी सुरक्षित रहेंगे। हम अपनी चीज़ों को उस तरीके से करवा सकते हैं जितना हमारे लिए संविधान में एक व्यवस्था के तहत दिया गया है। जैसे ही हम अपने राइट के प्रति एकदम अनभिज्ञ रहेंगे तो लोग स्नैच कर ले जाएंगे आपके राइट। वही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण ठाकुर जी, आपने अपना समय दिया और तमाम चीज़ों को हमें समझाया। स्पेशली जया ठाकुर जी का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने देश को समझाया कि दरअसल चल क्या रहा है यहाँ पर। हम चाहते हैं 29 जुलाई को अच्छी चीज़ें देश के सामने आए, ताकि वो तमाम सवाल जो हमारे सामने आए, क्यों सिंबल छीने जा रहे हैं, 842 वोट किसी पार्टी को मिलते हैं और अचानक से वो लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है और इलेक्शन कमीशन देखता रह जाता है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि सिलेक्शन जो प्रक्रिया थी, जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार जी, उसी पोजीशन को ही चैलेंज कर दिया गया कोर्ट में जया ठाकुर जी की टीम ने और काउंसलर वरुण ठाकुर, जिनको आप अब तक सुन रहे थे। प्रोग्राम खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, लूंगा इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।